नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर अपने इस टैक्सेशन की सीरीज के 6वें लेक्चर को लेकर के आया हूँ। क्योंकि आपको पता है कि इसमें कुल मिलाकर के 7 लेक्चर हो चुके हैं, 5 लेक्चर हो चुके हैं टैक्सेशन के। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस लेक्चर को देखने के पहले आप सारे लेक्चर को एक बार रिवाइज़ कर लें। मैंने कहा था ये जो लेक्चर मेरे चल रहे हैं ये सारे एग्ज़ाम के पर्पस से हैं। मतलब ये लेक्चर चाहे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, सबके लिए लेक्चर है। तो आप इस टैक्सेशन का हम 6वां पार्ट आज लेके आए हैं, तो बाकी चीज़ें आप समझ चुके हैं। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया। आज हम जो बचे हुए पोर्शन उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैं जितने भी टैक्स इंडिया में है मैं सबको धीमे धीमे कवर कर रहा हूँ। तो लगभग सबके बारे में जानकारी ले लें, जितना जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा उनके डीप में हमको नहीं जाना है, क्योंकि वो तो आपको सीए नहीं बनना है। आपको खाली जानना कौन सा टैक्स क्या है और कब लगता है। उसके बाद हम लोग तब आएंगे, सबसे अंत में मैं पढ़ाऊंगा वैट और जीएसटी, वही अंतिम लेक्चर होगा। इस वैट और जीएसटी को पढ़ाने के पहले मैं जो है आपको और सारे टैक्स, बहुत सारे टैक्स बता दूंगा। अगर आप पूरे टैक्सेशन के लेक्चर को देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के आपके अच्छे खासे पोर्शन तैयार हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आप बोर भी हो रहे होंगे, सर इतना लंबा टैक्सेशन। हाँ, मैं सब पढ़ाऊंगा, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। टैक्सेशन खत्म होगा जा करके समझिए, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो टैक्सेशन का अंतिम लेक्चर होगा, जिसमें हम जीएसटी और वैट को समझेंगे। तब उसके बाद टैक्सेशन खत्म। लेकिन मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत आपको थैंक्स देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने सारे लेक्चर को आपने देखा और मुझे और मेरे उत्साह को बनाए रखा। तो आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह से मेरे उत्साह को बनाए रखिए। मैंने कहा था कि मेरे लेक्चर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हैं, वो हर एग्जाम के पर्पज से हैं, कोई एक लाइन में तो है नहीं। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब एग्जाम के लिए ही है और आपकी जानकारी के लिए है। तो आप इसको बिना बोर हुए ध्यान से देखिए और उसको नोट करते चलिए, ठीक है। तो हम बिना समय को गंवाए आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब हम और बचे हुए टैक्सेस को देख लेते हैं। तो 6वां पार्ट ध्यान रखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अचानक इस पार्ट को देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सारे शुरू के पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा है तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन टाइम को तो आपको देना ही पड़ेगा पेशेंस के साथ। क्योंकि नॉलेज के साथ 2 चीज़ें जुड़ी होती है, एक कंटिन्यूटी और एक पेशेंस। अगर ये आप में नहीं है, आप बहुत जल्दीबाजी में हर चीज़ को गेन करना चाहते हैं, तो मेरा अनुभव मान लीजिए, जल्दीबाजी में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी। आपका जितना आप जल्दी करोगे उतना ही अधिक समय लगाना पड़ेगा। तो पेशेंस के साथ जैसे मैं चल रहा हूँ पढ़िए और इसे नोट करते चलिए। भविष्य के हर एग्ज़ाम के लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ जहाँ से आप हर एग्ज़ाम के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर हम इसको ध्यान देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे टैक्स पढ़ा दिए, लगभग बहुत सारे टैक्स पढ़ाए आपको। टैक्स के प्रकार बताया, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कई प्रकार के टैक्स बता चुके हैं। आप सारे को देख लीजिए। अब मैं चलो बताए टोबिन टैक्स। देखिए क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान देंगे। टोबिन टैक्स की बात करेंगे। सवाल ये टोबिन टैक्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टोबिन टैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो आपको टोबिन टैक्स दिख रहा है, ये सवाल, ये टैक्स क्यों लगाया जाता है और किस लिए? क्या भारत में टोबिन टैक्स अप्लाई है? हमें ये जानना कि क्या भारत में टोबिन टैक्स अप्लाई है, ये समझना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि क्या भारत में टोबिन टैक्स अप्लाई है, हमें ये समझना है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम समझे टोबिन टैक्स होता क्या है, इस चीज को समझ लें, ठीक है। चलिए समझिए टोबिन टैक्स क्या है। देखिए, हालांकि टोबिन का नाम जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के बहुत सारी थ्योरीज से, तो उन थ्योरी पे नहीं जाएंगे। पहले समझ लें कि टोबिन को नोबेल 1972 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको? टोबिन को। नोट करते चलेंगे। और इस टोबिन टैक्स को रॉबिन हुड टैक्स भी कहते हैं। ध्यान रखिए, रॉबिन हुड टैक्स, वही जो आपने अक्सर दबंग में सुना था, चुलबुल पांडे का नाम रॉबिन हुड पांडे। सवाल है रॉबिन हुड क्यों कहा गया? रॉबिन हुड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अमीरों को लूटता था, गरीबों में बांटता था, कुछ ऐसा उसका नेचर था, ठीक है। तो अब इस टोबिन टैक्स को रॉबिन हुड टैक्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टोबिन टैक्स का एक नाम क्या है? रॉबिन हुड टैक्स। तो कहोगे इसे टोबिन टैक्स है क्या, इसको रॉबिन हुड टैक्स क्यों कहते हैं? तो इसके जन्मदाता जेम्स टोबिन ही है, यानी जो इसके जन्मदाता है वो जेम्स टोबिन ही है। और जेम्स टोबिन को इसीलिए 1972 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो अब हम समझेंगे ये टोबिन टैक्स को रॉबिन हुड टैक्स क्यों कहते हैं। देखो,
जरा एक बात मैं समझाता हूँ, इसको समझने के पहले आप लोग समझ लेंगे कि देखिए होता क्या है कि जो टोबिन टैक्स है, ये आप हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जो टोबिन टैक्स है, मैं लिख देता हूँ टोबिन टैक्स, यही आपका टॉपिक है पहला, टोबिन टैक्स, ताकि आपको ध्यान में आ जाए। ठीक है, तो इस टोबिन टैक्स को आप ध्यान से रखिए। देखिए होता क्या है, आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से बाहरी कंपनी, बहुत से बाहरी यानी विदेशी लोग भी हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं एफडीआई, या कभी कभी उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। थोड़ा सा जो बच्चे कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, थोड़ा वो ध्यान देंगे कि भाई हमारे यहाँ एफडीआई दो तरीके का होता है। एक तो या तो आप ला करके सीधा अपना मशीनरी लगा दीजिए, अपने प्लांट लगा दीजिए, अपनी फैक्ट्री लगा दीजिए, तो वो एफडीआई है। तो पहले ये समझिए कि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा कैसे आती है, एफडीआई से भी आ सकती है। और कुछ लोग, बाहरी लोग, इंडियन कंपनियों के शेयर भी खरीदते हैं, है ना। जैसे अमेरिका में बैठे लोग रिलायंस के शेयर खरीद सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोग भी हमारे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। अब वो शेयर कैसे खरीदते हैं इसका भी एक सिस्टम है, मैं उसको जब पढ़ाऊंगा कैपिटल मार्केट तब मैं उस पर आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मुझे टोबिन टैक्स को समझाना है। तो भाई बाहर के बड़े बड़े लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं। जैसे हम आप भी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, पैसे लगाते हैं, क्योंकि शेयर खरीदना अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। उस शेयर पर हमको क्या मिलता है, उस शेयर पर हमको जो रेट ऑफ क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, उसको लाभांश बोलते हैं। अब इंग्लिश में उसको डिविडेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाभांश या डिविडेंड्स। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में हम लोग भी पैसा लगाते हैं, और हम लोग के अलावा फॉरेन से लोग भी पैसा लगाते हैं हमारे कंट्रीज में। तो एक समस्या ये आई है कि बड़े बड़े जो विदेशी लोग हैं, वो जो हमारे इंडिया में पैसा लगाते हैं, तो लेकिन कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि उन्हें जरा अगर हमारे जीडीपी में उन्हें कुछ डिस्टर्बेंस दिखता है, कुछ कमी दिखती है, या इकोनॉमी कभी कभी स्लो डाउन हो जाती है, या हल्का सा मंदी की स्थिति आती है, तो अपने ही पैसे को तुरंत लेके निकल जाते हैं। ठीक है, तो समझिए अचानक उन्होंने पैसा लगाया और तुरंत लेके निकल गए। तो इससे हमारे इंडिया के जीडीपी में डिसबैलेंस आ सकता है, यानी हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। सेंसेक्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे आ सकता है। समझिए कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगाएंगे तो हमारे देश में अचानक आपको ग्रोथ दिखेगा, लेकिन अचानक कोई बात हुआ, जरा सा कोरोना आया या कुछ आया, तो अपने पैसे लेके निकल गए। तो ऐसे में हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, ग्रोथ पर, खासकर ग्रोथ पर ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए एक टैक्स आया, टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्या होता है कि अगर आप हमारे देश में यानी अगर आप हमारे कंट्रीज के शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और तुरंत आप लेके निकल रहे हैं, तो उस पर टैक्स लग जाता है, जिसे टोबिन टैक्स कहते हैं। कि भैया आप हमारे देश में कमाएं और जरा सा डिस्टर्बेंस हो तो अपना पूरा पैसा लेके आप निकल जा रहे हो, तो इसके लिए टैक्स आया, टोबिन टैक्स। ठीक है, तो कहोगे सर इंडिया में क्या है टोबिन टैक्स? हाँ, इसे कहते हैं इंडिया में, इसका एग्जाम्पल है, मैं बता चुका हूं, इसका एग्जाम्पल है टोबिन टैक्स का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको एसटीटी बोलते हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स टोबिन टैक्स का एग्जाम्पल है। तो अगर कहा जाए इंडिया में टोबिन टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम कहते हैं प्रतिभूति लेन देन कर, यानी ये तब लगता है जब आप शेयरों को खरीदते हो या बेचते हो। ठीक है, तो ये क्यों लगाया गया? ताकि आप अगर तेजी से पैसा लगा रहे हो शेयर मार्केट में, तो उसको तेजी से लेके निकल जाओगे तो हमारे शेयर मार्केट पर असर पड़ेगा। भारत से बहुत बड़ा फंड आया तो अच्छी बात है, आप अचानक लेके निकल गए, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए टोबिन ने एक सुझाव दिया था, जिसको कहा गया टोबिन टैक्स। ठीक है, तो भारत में टोबिन टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जैसे मान लो अगर अमेरिका के आदमी ने हमारे देश में पैसा लगाया, हमारे इंडियन कंपनी के शेयर को खरीदा और कई करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है, कई करोड़ डॉलर लगा दिए, तो अगर वो तुरंत लेके जाएगा तो उसको तुरंत टैक्स पे करना पड़ेगा, ताकि आपने इंडिया में प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमाया फिर आप लेके तुरंत निकल जा रहे हो, तो उस पर कुछ टैक्स दे दो, ठीक है, तब जाओ। तो उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। मतलब इसी को कहा गया टोबिन टैक्स की। और रॉबिनहुड टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी पैसे से
देश का भी काम चल रहा है कि भैया हमारे देश में आपने देखा कि जरा सा हमारे देश का ग्रोथ हो रहा है, आपने खूब पैसा लगाया, और जरा सा हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, आप पैसा लेके निकल गए। तो भाई इस पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कि आप तुरंत जब देश में अच्छी कंडीशन आप पैसा लगाए, और जब हल्का सा इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हुआ, जीडीपी कम हुआ, तो आप अपना पैसा लेके भाग रहे हो, तो उस पर कुछ टैक्स दो ताकि उससे हमारे देश को फायदा हो। तो इसको कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो याद है टोबिन टैक्स, तो टोबिन टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसको रॉबिनहुड टैक्स क्यों कहते हैं, इसको रॉबिनहुड टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैसा बड़े बड़े लोग जब पैसा लगाते हैं और जब अचानक हमारे देश से लेके उसको जाते हैं, तो सरकार उससे कुछ पैसा सरकार उसमें से कुछ पैसा टैक्स के रूप में ले लेती है। तो यही हुआ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। खासकर इस टोबिन टैक्स का इस्तेमाल शेयर मार्केट में ज़्यादा हुआ, क्योंकि आप जानते हो आमतौर पे हर आदमी बहुत तेज़ी से रिटर्न कमाना चाहता है। वो चाहता है कि कहीं ऐसा पैसा लगाएं जहां तुरंत हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जहां से हमें जल्दी से क्या मिले, रेट ऑफ रिटर्न। तो आप जानते हो मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उसमें विदेशी लोग भी लगाते हैं तो लेके भाग भी जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया ना, अगर आप लेके जाओगे तो पैसा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छा खासा पैसा लगाओ तो उसमें से कुछ पैसा हमको भी दो। आप हमारे देश में पैसा लगा रहे हो और तुरंत लेके निकल जा रहे हो, तो कुछ टैक्स पे कर दो। तो इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और यही टोबिन टैक्स है। इसका सुझाव टोबिन ने दिया था, इसीलिए हम इसको टोबिन टैक्स बोलते हैं। रॉबिनहुड टैक्स भी इसे कहते हैं। तो यहां से 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। टोबिन टैक्स क्या है, ये तब लगता है जब आप सिक्योरिटी को खरीदते या बेचते हैं, यानी जब आप किसी देश के अंदर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और उसको लेकर के जाते नहीं, जब आप शेयरों को तत्काल खरीदते या बेचते हैं तो उस पर लग जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। और इसको रॉबिनहुड टैक्स क्यों कहते हैं, इसीलिए क्योंकि भाई शेयर जो लोग लेते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब आप लेके जाओगे तो उसमें से गवर्नमेंट ले लेगी टैक्स के रूप में कि भैया कुछ हमारे देश के लिए भी काम आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आप एग्जाम्पल के पर्पस से ध्यान रखेंगे कि अगर कहा जाए टोबिन टैक्स का इंडिया में क्या एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे सर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कहोगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, ये तब लगता है जब आप शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। अगर अमेरिका का आदमी भी इंडिया में शेयर खरीदेगा और लेके भागेगा और अपना पैसा लगाएगा और अचानक लेके जाएगा, तो उसको भी देना पड़ेगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंडिया में टोबिन टैक्स का एग्जाम्पल है। तो मैंने इसको समझाया है टोबिन टैक्स क्या है, ठीक है। अब मुझे बताओ टोबिन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। सीधी सी बात है, टोबिन टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स ही है, क्योंकि सीधा ये आपके सिक्योरिटी पे क्योंकि ये सिक्योरिटी के लेन देन पे लग रहा है। जो शेयर खरीद रहा है उस पर भी लग रहा है और जो शेयर बेच रहा है उस पर भी लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो आप ये ध्यान आपने दिया टोबिन टैक्स, तो इस तरह से आप समझ गए। इसको हर देश लगाता है, ताकि आप किसी देश में अगर पैसा लगा रहे हो तो आप तत्काल लेके पैसा निकलोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टोबिन टैक्स है। तो अपने आप में ये कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैंने बता दिया है, अब आप तय कर लीजिएगा। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कब आया, इसको 1972 में, इसीलिए पता है टोबिन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हालांकि टोबिन का नाम अर्थशास्त्र के कई फील्ड में है, ठीक है, तो आपको वो नहीं जानना। हाँ, इसे टोबिन टैक्स, चूंकि ये सुझाव टोबिन ने ही दिया था, खासकर इनका ये सुझाव करेंसी के फील्ड में था। वो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको डिवैल्यूएशन तब बताऊंगा, लेकिन अभी समझिए टोबिन टैक्स क्या है। ये वो टैक्स है जो तब लगता है जब आप सिक्योरिटी को खरीदते या बेचते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, यानी शेयर को खरीदते या बेचते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यही टोबिन टैक्स का एग्जाम्पल है, और इसको रॉबिनहुड टैक्स भी कहते हैं। मैंने इसको आपको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है, बस इसमें वही चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया ताकि आप हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं और उसको तुरंत लेके ना भाग सकें, और जाएंगे तो आप कुछ उसमें पैसा दीजिए ताकि गवर्नमेंट को कुछ फायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, ये मैं टोबिन टैक्स तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में, हाँ बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे बताइएगा। चलिए, एक टैक्स होता है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स, ये एंजल टैक्स क्या है, ये एंजल टैक्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स है। हालांकि एंजल का नाम हमारे अर्थशास्त्र में भी है, एंजल एक इकोनॉमिक्स थे, लेकिन ये एंजल अलग है, ठीक है, बताते हैं क्या है। तो ये एंजल टैक्स क्या है, देखिए अभी 2024 में जो सरकार ने बजट पेश किया है, उस बजट में इस एंजल टैक्स को सरकार ने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि 2024 में ये टैक्स खत्म हो गया।
लगा था पहले लगभग, अब ये तो मुझे अगर आप जानना चाहेंगे टैक्स कब आया, ये टैक्स 2012 के आसपास आया था, हाँ लिखा हुआ है, ये टैक्स 2012 में आया था एंजल टैक्स। लेकिन याद रखिए 2024 के बजट में इसे खत्म कर दिया गया है। तो अब मान लीजिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने किस टैक्स को खत्म किया? एंजल टैक्स। कहोगे सर ये एंजल टैक्स आप कह रहे होता क्या है? जैसे टोबिन टैक्स समझ गए, ये तब लगता है जब आप सिक्योरिटी को खरीदते, यानी जब आप शेयरों को खरीदते और बेचते तो उस पर टोबिन टैक्स लगता है। वैसे एंजल टैक्स को समझते हैं कि सर ये एंजल टैक्स है क्या, इसका नाम एंजल के ऊपर है। समझिए, देखिए होता क्या है, एंजल टैक्स 2012 में लागू हुआ था। कब लागू? 2012 में। जब कोई स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेता था तो इस पर टैक्स पे करता था, इसे एंजल टैक्स कहते हैं। कहोगे सर ये क्या? देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे कोई स्टार्टअप शुरू करना है। कहोगे सर स्टार्टअप क्या होता है? समझ जाइए स्टार्टअप क्या होता है। भाई स्टार्टअप जो है, ध्यान रखिएगा कि स्टार्टअप मतलब जब कोई इंडिया के अंदर आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं तो स्टार्टअप होता है। या यूँ समझिए स्टार्टअप मतलब अगर मैं कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वो स्टार्टअप हो जाता है। हालांकि स्टार्टअप की बहुत सारी डिफिनेशन है। तो स्टार्टअप मतलब आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नया बिजनेस आइडिया लेकर के आ रहे हैं, तो ये सब स्टार्टअप होते हैं। तो होता क्या था कि इन स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए कुछ बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर्स होते थे जिनको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। कौन से इन्वेस्टर? एंजल। देखो ये होते क्या, पहले जान लो, समझिए एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, ये वे अमीर निवेशक होते हैं जो छोटे कारोबारों को फंडिंग करते हैं, यानी छोटे कारोबार को, यानी छोटे बिजनेस को, यानी छोटे कारोबार को फंडिंग करते हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास पैसा होता है ज़्यादा, तो वो छोटे छोटे जो स्टार्टअप हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो जो छोटे छोटे स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडिंग करते हैं, उन्हीं को कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? एंजल इन्वेस्टर। तो भाइयों, एंजल टैक्स को समझने से पहले आप समझ लो एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। यानी कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, अब स्टार्टअप का शुद्ध भाषा में कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि मैं जो है मैं बहुत बड़ा कोई मतलब मैं बिजनेस लगाने जा रहा हूँ। कोई बिजनेस मान लो, जैसे मान लीजिए आप कोई छोटा सा कोई एक डिटेल की शॉप खोल रहे हो, या मान लीजिए आप कोई कंज्यूमर गुड्स को लॉन्च कर रहे हो, या कुछ कर रहे हो, या कोई बिजनेस प्लान लेके आ रहे हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए इन्वेस्टर्स। तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स जो आपके स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, यानी आपके नए बिजनेस आइडिया में पैसा लगाते हैं, उनको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। जैसे बायजूस भी क्या था? बायजूस भी स्टार्टअप था, हालांकि अब वो घाटे में चला गया। तो धीमे धीमे ये सब यूनिकॉर्न कंपनियां बन गई। समझेंगे, थोड़ा शब्द मेरे टफ हैं। तो ये जो आप जब कोई नया स्टार्टअप लेके आते हो तो उसमें जो लोग पैसा लगाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उन्हीं को कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो होता क्या था, इसमें एक समस्या थी। देखा यह गया कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते थे, ये अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए स्टार्टअप में पैसा लगाना शुरू कर दिए। तो एक तरीका बन गया था। तो सरकार को ये लगा कि बहुत सारी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसे वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पैसे को इन स्टार्टअप में लगा रहे हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2012 में एक तरीका निकाला, उसे कहते हैं एंजल टैक्स। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी, मान लीजिए, हालांकि है तो नहीं ब्लैक मनी, ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारी ब्लैक मनी हो तो मैं उसको वाइट करने का तरीका है कि मैं उसको किसी स्टार्टअप में लगा दूं। जैसे मान लो आप ही के पास कोई बिजनेस आइडिया है, आप मेरे पास लेके आए, सर मेरा ये बिजनेस प्लान है और मैं जो है इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा ये लो पैसा लगा दिया, तो अब मैं हो गया आपके लिए एंजल इन्वेस्टर्स। मेरे पास काला धन पड़ा था तो मैं आपको दे दिया। तो 2012 में सरकार का ये ध्यान गया कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी मार्केट में जो है एंजल इन्वेस्टर्स लोग, मतलब बहुत सारी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में जो है अपने पैसे लगा रहे हैं। तो इसीलिए जो है सरकार ने एक एंजल टैक्स लाया था कि भैया ठीक है, ये क्या था, जब कोई स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेता था तो इस पर टैक्स पे करना पड़ता था। इसे एंजल टैक्स कहते थे। यानी कि अगर मैंने किसी से, तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला, कहा ठीक है, अगर मैं कोई
इन्वेस्टर्स हूँ, मैंने आपके स्टार्टअप में पैसा लगाया, तो सरकार ने कहा ठीक है काम करो, हमको इस पर कुछ टैक्स दे दो। कहोगे सर ये टैक्स कौन देगा? ये टैक्स वो देगा जो इन्वेस्टर से पैसा लेगा। यानी अगर मैंने आपको पैसा दिया कि लो भैया बिजनेस शुरू करो अपना स्टार्टअप, तो गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगा देगी। उसे टैक्स क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे एंजल टैक्स, यानी कि आपका सोर्स ऑफ फंड कहां से आ रहा है। तो अगर मैंने आपको पैसा दिया है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको कहेंगे एंजल टैक्स। और ये आप पे करोगे क्योंकि आप मुझसे पैसा ले रहे हो। जरा ध्यान समझिएगा, जब कोई स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेता था तो इस पर टैक्स पे करता था। यानी अगर आपने मुझसे पैसा लिया है तो गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी, उसी को कहते थे एंजल टैक्स। यानी कि अगर आपने अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए मुझसे कोई हेल्प ली है, मॉनेटरी हेल्प ली है, पैसा लिया है, फंड लिया है, तो उस फंड पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, उसी को कहते थे एंजल टैक्स। यानी अगर आप कोई अपना नया बिजनेस प्लान लेकर के आए हो और मैंने आपको पैसा दिया तो आप पर ही गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, भैया इस पर टैक्स दो, इससे कहते थे एंजल टैक्स। तो आमतौर पर एंजल टैक्स उस व्यक्ति पे लगता था जो इन्वेस्टर से पैसा लेकर के अपना स्टार्टअप शुरू करता था। ठीक है, अब कहोगे सर आप ये था बोल रहे हैं, मतलब अब नहीं है क्या? हाँ, अब ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 2024 के बजट में सरकार ने इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगा कि भारत के अंदर स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं और यही स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही हैं। ध्यान रखेंगे, यही स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही हैं। और भारत में स्टार्टअप कंपनियों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इस एंजल टैक्स को खत्म कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का यह मानना था कि इससे स्टार्टअप जो है बहुत स्लो हो जाएंगे, नए बिजनेस शुरू करने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, एंजल टैक्स से लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाना तो चाहते हैं लेकिन आप पैसा नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पहले शुरू किया, अब खत्म कर दिया। तो एंजल टैक्स क्या है? सीधा था, जब आप अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए किसी बड़े इन्वेस्टर से जो पैसा लेते थे, उस पैसे पे जो टैक्स लगता था उसको एंजल टैक्स बोलते थे। ठीक है, तो ये आपके सामने है, अभी ये समाप्त हुआ है। तो टोबिन टैक्स क्या है? जो आमतौर पर इंडिया में टोबिन टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये तब लगता है जब आप शेयर्स को खरीदते या बेचते हो। ठीक है, तब लगता है। और एंजल टैक्स क्या है? एंजल टैक्स क्या है ये अब समाप्त हो गया था, जो पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में, लेकिन अब करेंटली इसको समाप्त कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए, यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या को भारत में बढ़ाया जाए। ठीक है, अब आप मुझे जरा आप मुझे सर्च करके या बताइएगा कि ये यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं। स्टार्टअप तो आप समझ गए, नया बिजनेस प्लान, इसे स्टार्टअप कहते हैं। और यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आंसर का वेट करूंगा। ठीक है, हाँ एक चीज बता दूं, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग भी आराम से पढ़िए और थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इधर के जो टैक्स हैं वो सब आपके जानकारी में हो। टोबिन टैक्स क्या है, एंजल टैक्स क्या है, बढ़ चुके हैं। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप समझ गए, थोड़ा सा आज लेक्चर आपको आसानी समझना होगी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े ना, उनको थोड़ा रुक के पढ़ना पड़ेगा और पेशेंस के साथ नोट कर लीजिए। बस एक बार दिमाग में पढ़ लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूं, आप थोड़ा देख लीजिए। एंजल टैक्स क्या है? ये 2022 लागू हुआ, जब जो मैंने बताया वही सब लिखा है। जब कोई स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा लेता था, और मैंने समझा दिया कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ये वो लोग होते हैं, ये वो बड़े वेल्दी रिच लोग हैं जो किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। तो इस पर टैक्स पे करता था, जिसे एंजल टैक्स कहते थे। मैंने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेंगे। फिर ये टैक्स काले धन को व्हाइट मनी बनाने, यानी ये टैक्स जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के ट्रेंड को रोकने के लिए लाया गया था। क्योंकि भाई बहुत से लोग थे, पैसा फालतू रखा है, टैक्स से छिपा कर, गवर्नमेंट से छिपा कर रखे, उठा करके स्टार्टअप में लगा दिया।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा था कि सरकार का यह मानना था कि कुछ लोग अपनी गैर कानूनी ब्लैक मनी को स्टार्टअप में लगा रहे हैं, लेकिन इससे स्टार्टअप को नुकसान हुआ। मतलब ये जो भाई अगर आपसे पूछा जाए एंजल टैक्स को क्यों लाया गया, एंजल टैक्स को लाया गया था ये जो ब्लैक मनी का व्हाइट मनी में कन्वर्जन है इसको रोकने के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने देखा कि इससे स्टार्टअप्स को नुकसान हो रहा है, फंडिंग नहीं हो पा रही स्टार्टअप्स को, और स्टार्टअप के रुकने से इंडिया के जीडीपी पे असर पड़ेगा। तो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, नए नए बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा भैया अब हम इस एंजल टैक्स को खत्म कर रहे हैं। तो 2012 में एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अब तक क्या आपने समझा, टोबिन टैक्स, एंजल टैक्स। ठीक है, और मैं कमेंट बॉक्स में इसका वेट करूंगा कि यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं। ठीक है, और इस समय इंडिया में कुल कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां आप बताएंगे, 2024 का पूछ रहा हूं। ये 2 सवाल है, यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं और इंडिया में इस समय कुल कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए ये सब बता दिया आपको। अब कुछ बचा होगा देख लेते हैं। हाँ, अब बचा हुआ है, हाँ एक टैक्स और बचा हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, गूगल टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो अब तक क्या पढ़ा, टोबिन टैक्स पढ़ा, एंजल टैक्स पढ़ा जो कि 2024 के बजट में खत्म हो चुका है। ठीक है, अब पढ़ेंगे गूगल टैक्स। ये टैक्स क्या होता है, देखो गूगल टैक्स क्या है, इसका एक नाम है। ठीक है, इसका सही नाम है, देखो मैं लिख रहा हूं, ये लिखा भी हुआ है, इक्वलाइजेशन लेवी। एक्चुअल में इस गूगल टैक्स को हम लोग कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। थोड़ा नाम टफ है, जिनका इकोनॉमिक्स नहीं रहा है वो ध्यान से समझेंगे। देखो आपको पता है कि टैक्स इनकम पे लगता है, खासकर टैक्स उस पे लगता है, उन कंपनियों पे लगता है जो हमारे देश के अंदर हैं। लेकिन आपको पता है कि डिजिटल सर्विस बहुत तेजी से ग्रो किया इंडिया में। तो डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स लाने के लिए ही लाया गया ये गूगल टैक्स लाया गया। कहोगे सर ये क्या टैक्स है, डिजिटल क्या? देखो होता क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां भारत में डिजिटली प्रमोट कर रही हैं एक दूसरे को, बहुत सारे डिजिटल तरीके से प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ये जो आया था, ये जो गूगल टैक्स था, ये 2016-17 के बजट में लाया गया था। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जैसे फेसबुक है, अब आप फेसबुक से ऐड करवा रहे हो, फेसबुक को पैसा दे रहे हो कि भैया आपकी कंपनी को प्रमोट कर दे। इसमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा? क्योंकि पैसा तो आपसे, जैसे मान लीजिए मुझे अपने किसी मतलब स्टार्टअप मान लेते हैं, मुझे अपने किसी स्टार्टअप को प्रमोट करना है, यानी मुझे किसी अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, उसका एडवर्टीजमेंट करना है। तो एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे माध्यम होते हैं, इंडिया में भी हैं एडवर्टीजमेंट कंपनियां, लेकिन आजकल आप जानते हो एडवर्टीजमेंट करने का सबसे अच्छा माध्यम है फेसबुक है, गूगल है ना। तो इन सबको अगर आप इन सब के माध्यम से ऐड करोगे तो आपका जो कंपनी का नाम है, आपका ब्रांड ग्लोबल हो जाएगा। तो अगर मुझे अपने कंपनी का ऐड कराना है तो मैं गूगल फेसबुक के पास जाता था, उनको पैसे दे दिया और वो कंपनी ऐड कर दी। इंडिया में कंपनी इंडिया की पैसा पे किया गूगल को, फायदा हो रहा है गूगल का, फेसबुक का फायदा हो रहा है। इसमें इंडिया को क्या मिल रहा है? ठीक है, तो इंडिया गवर्नमेंट, तो इसीलिए आप पता है भाई भारत क्या है, आप देखो इस समय भारत फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि आप देखिएगा ये फेसबुक, व्हाट्सएप ये हमारे ही देश के बल पे चल रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, इतना ज़्यादा ऐड का पैसा मिल रहा है इन फेसबुक गूगल वालों को कि आप सोच नहीं सकते हैं, और हम ही लोग दे रहे हैं। ठीक है, आपको प्रमोट करना, आप फेसबुक पे जाइए, ऐड दीजिए, फेसबुक वाला आपसे पैसा लेगा। तो अब यहाँ एक मुसीबत ये है कि भैया ये कंपनियां बैठी, इनकी मदर ब्रांच भारत में तो है नहीं, इनकी छोटी मोटी सब्सिडरी ब्रांच होंगी, मेन ब्रांच तो अमेरिका में है और फॉरेन कंट्री में है। तो सवाल है इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी, इनसे कैसे टैक्स लेगी? सच्चाई तो ये है, ये हमारे ही देश के पैसे से फल फूल रहे हैं। तो अब इंडिया गवर्नमेंट देख रही है कि भैया हमारे देश के पैसे से फल फूल रहे हैं और हमें कुछ नहीं फायदा हो रहा है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने इसका एक तोड़ निकाला था। कब? 2016-17 में एक टैक्स लाया जिसे कहते हैं गूगल टैक्स। इसका सही नाम ये है भैया, इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं। बताते हैं क्या होता है इक्वलाइजेशन लेवी। तो गूगल टैक्स लाया, ठीक है,
तो गूगल टैक्स कब आया था? 2016-17 के बजट में आया था। ठीक है, अब जरा समझो। कहोगे सर ये किस, आपने तो बता दिया कि हाँ फेसबुक जो पैसा चार्ज कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको एक तरह से गवर्नमेंट भी उसको कंट्रोल करने के लिए या फेसबुक द्वारा जो भारत से प्रॉफिट लिया जा रहा है उस पर टैक्स लगाया। तो सवाल ये सर ये टैक्स लग किस पे रहा है? फेसबुक पे लग रहा है या फेसबुक से जो सर्विस ले रहा है उस पे लग रहा है? तो पहले हम समझेंगे क्या है। देखिए, आप यूं समझिए कि भारत में, पहले समझे टैक्स का नियम क्या है। देखिए, भारत में टैक्स का नियम यह है, समझिए कि इंडिया में टैक्स का नियम क्या है। इंडिया में टैक्स का नियम यह है कि आप उन्हीं कंपनी से टैक्स ले सकते हैं जिनका परमानेंट ऑफिस इंडिया में है। थोड़ा समझिएगा, अभी सवाल वहीं पर है कि सर आपने बता दिया जो डिजिटल कंपनियों पे टैक्स लग रहा है वो है गूगल टैक्स, लेकिन सवाल ही गूगल टैक्स कौन दे रहा है? फेसबुक दे रहा है कि हम दे रहे हैं? समझिए, पहले समझिए कि इंडिया में टैक्स कब लगता है। भारत में टैक्स का नियम यह है कि आप इंडिया गवर्नमेंट उन्हीं कंपनियों से टैक्स ले सकती है जिनका परमानेंट ऑफिस इंडिया में है। तो सवाल है, जब गूगल का ऑफिस इंडिया में है ही नहीं तो उसे आप टैक्स कैसे ले लेंगे? सवाल बनता है, क्योंकि नॉर्मली नियम क्या है कि उन्हीं कंपनियों से टैक्स लिया जा सकता है जिनका परमानेंट ऑफिस इंडिया में है। लेकिन जब गूगल का ऑफिस इंडिया में है ही नहीं तो टैक्स कैसे लेगी इंडिया गवर्नमेंट? क्योंकि आपको पता है टैक्स तो भाई नियम से लिया जाता है, तो बिना नियम के आप टैक्स कैसे लगा देंगे? तो समझिए, इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये टैक्स उस व्यक्ति पर लगेगा, गूगल टैक्स उस व्यक्ति पर लगेगा, इसको लगेगा कर दीजिए, गूगल टैक्स उस व्यक्ति पर लगेगा जो सर्विस ले रहा है ऐसी कंपनी से जो भारत के बाहर है। बहुत ही सिंपल भाषा में, यानी गूगल टैक्स उस व्यक्ति पर लगेगा जो सर्विस ले रहा है ऐसी कंपनी से जो भारत से बाहर है। समझो, अगर मैं, जैसे मान लो ये हमारी इसरो कोचिंग है, अगर मैं इसरो कोचिंग का प्रचार फेसबुक के माध्यम से करवाऊंगा तो मुझे ही वो टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे मैं गूगल को दे रहा हूं कितने रुपए, मान लो 100 रुपए दे रहा हूं कि भैया, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 100 रुपए में तो ऐड होता नहीं, एक एग्जाम्पल है क्योंकि 100 रुपए में आसानी होती है समझाने में। जैसे मैं गूगल को 100 रुपए दे रहा हूं कि भैया मेरे इसको, या फेसबुक को दे रहा हूं कि भैया इस मेरे कोचिंग को प्रमोट कर दो, तो गवर्नमेंट मुझसे कहेगी एक काम करो, इस 100 रुपए पर आप 6% टैक्स दे दो। किसको? इंडिया गवर्नमेंट को। किसको? इंडिया गवर्नमेंट को। यानी ये मुझे देना पड़ेगा। आप फेसबुक से तो ले नहीं सकते क्योंकि फेसबुक का ऑफिस तो यहां है नहीं। तो अगर मैं फेसबुक को पैसे दे रहा हूं, किस लिए? एडवर्टीजमेंट के लिए, तो इंडिया गवर्नमेंट मुझ पर ही, यानी इसरो पर ही टैक्स लगा देगी कि भैया ठीक है आप ही दो, उनसे कहां वसूलने जाएंगे, वो तो इंडिया में है ही नहीं, तो तुम ही दो। ठीक है, तो इसीलिए ये लगाया जाता था उन कंपनियों पर या उन लोगों पर जो बाहर बैठी कंपनियों से, ठीक है, बाहर बैठी कंपनियों से अपना ऐड कराते थे। ठीक है, तो उनसे तो इंडिया गवर्नमेंट वसूल नहीं पाएगी क्योंकि वो भारत के बाहर है। तो ठीक है, आप पैसे दे तो आप ही के पैसे में से गवर्नमेंट टैक्स काटेगी। ठीक है, तो इसे गूगल टैक्स कहते थे। क्या बोलते थे? गूगल टैक्स। ध्यान रखेंगे, एक प्रकार का ये डिजिटल टैक्स है। कब आया? 2016-17 में आया था। भाई उससे क्या कहोगे सर, इससे क्या फायदा हुआ? देखिए, इसका दो फायदा हुआ कि अब आप जाओगे फेसबुक के पास ऐड करने तो अब आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो आपके लिए वो एडवर्टीजमेंट महंगा हो जाएगा। 100 का 6% निकाल लो तो आप 100 का 6% जोड़ के दोगे तो महंगा हो गया। अब दूसरी बात क्या है, उसमें यह भी हुआ कि हमारी जो इंडिया की एड कंपनियां हैं वो ज़्यादा, उन पर फिर आप अगर आपको लग गया महंगा है तो आप फिर इंडिया की किसी एड कंपनी से कांटेक्ट करोगे तो हमारी अपनी एड कंपनियां प्रमोट होंगी। ठीक है, तो इसका दो फायदा हुआ। एक तरफ तो आप दूसरे कंट्री के एडवर्टीजमेंट कंपनी से या फेसबुक से जो कि हमारे भारत के बाहर है, आप उसके बजाय आप इंडिया में प्रेफर करो, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट जब आप अपने देश के अंदर किसी एड कंपनी से अपना प्रचार कराओगे तो उस पर यह टैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने अपने देश के एड कंपनी को प्रमोट करने के लिए भी ये टैक्स लगाया था, ताकि आप बाहरी कंपनियों से या बाहरी जो कंपनी है उनसे आप हेल्प कम लें। लेकिन पता है इसका बड़ा विरोध हुआ था। अमेरिका जैसे
देशों ने या और अन्य देशों ने भारत के इस उसका विरोध किया है। तो ये भी ध्यान रखिए, अभी 2024 के जो बजट आया है उसमें गूगल टैक्स को गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। ध्यान रखना, जैसे एंजल टैक्स को ख़त्म किया है वैसे गूगल टैक्स को भी ख़त्म किया है। अब क्यों ख़त्म किया अभी समझाता हूँ। देखिए, पहली बात तो समझ गए ना कि गूगल टैक्स किस पे लगता है। ये जैसे फेसबुक पे नहीं लगेगा, ये फेसबुक से जो सेवा ले रहा है उस पर लगेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं अपनी कोचिंग का प्रचार करने के लिए फेसबुक को पैसे देता हूं तो गवर्नमेंट उस पैसे पर टैक्स लगा देगी। वो टैक्स मुझ पे आएगा क्योंकि मैं ही पैसा दे रहा हूं फेसबुक को। अब आप समझेंगे ये जो गूगल टैक्स है ये एक प्रकार का क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स हुआ? प्रत्यक्ष कर हुआ, क्योंकि ये सीधे मुझे ही पे करना पड़ रहा है। समझ गए ना, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मुझे अपने कंपनी का प्रमोशन करना है, मैंने फेसबुक को दिया मान लीजिए 5,000 रुपये, गवर्नमेंट उसी 5,000 रुपये पे टैक्स लगा देगी, यानी मुझे ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस बात को लेकर के बड़ा बवाल मचा अभी 2024 के बजट में। इंडिया गवर्नमेंट ने 2024 के बजट में इस इक्वलाइजेशन लेवी, क्या इस इक्वलाइजेशन लेवी यानी गूगल टैक्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों? अब इसके पीछे समझिए, अमेरिका या अन्य देश हैं, खासकर कौन से देश मैं आपको बता दूं। जैसे कुछ देश हैं जिन्हें हम कहते हैं OECD कंट्री। क्या बोलते हैं? OECD कंट्री बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और समझिए ये कौन से देश हैं? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कुछ देशों का समूह है, याद रखिए। इसमें इस समय 38 देश हैं। ये OECD एक कंट्री का ग्रुप है, ये भी ध्यान रखेंगे SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। OECD क्या है? एक कंट्री का ग्रुप है जिसमें 38 कंट्रीज हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। और ये बना कब था? 1961 में। जैसे G20 मान लो, ब्रिक्स मान लो, वैसे OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखिए, कब बना? 1961 में। कहाँ इसका मुख्यालय है? हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अब आप कहोगे सर इसका नाम क्यों लिया? क्योंकि इसमें 38 देश हैं। यही 38 देश भारत पे दबाव दिए कि आप अपने इस टैक्स को खत्म कीजिए, क्योंकि इससे जो है हर देश आपके ऊपर कोई ना कोई एक मतलब अलग से टैक्स इंपोज करके आपको भी परेशान कर सकता है। क्योंकि देखो, भारत OECD का मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन भारत का व्यापार OECD देशों से है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जब भारत ने फेसबुक पर टैक्स लगाया था, है ना, गूगल टैक्स, तो उसी का रिटेलिएट करने के लिए, यानी उसी के रिटेलिएशन में अमेरिका ने भारत पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था। समझिए, यानी भारत के गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। मतलब अगर आप अमेरिका में अपनी गुड्स बेचने जा रहे थे तो उस पर आपको एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ रहा था, तो उससे हमारी वस्तुएं भारत में अमेरिका में महंगी हो गई। तो माना यह गया था कि इसी गूगल टैक्स या फेसबुक पर जो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने भी भारत की वस्तुओं पर अपने टैक्स को क्या किया था? बढ़ा दिया था। समझो, अगर अमेरिका में हम अपनी वस्तुएं बेच रहे हैं, है ना, तो वो अमेरिका के लिए तो आयात हो गया, हमारे लिए तो एक्सपोर्ट हो गया। तो अपने अगर भारत के उससे देखो तो अमेरिका ने हमारी एक्सपोर्ट गुड्स पर ड्यूटी बढ़ा दिया था, तो हमारी एक्सपोर्ट वस्तुएं अमेरिका में महंगी हो गई थी। तो उसका नुकसान हमें हो रहा था, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि भैया आप ये जो अपने यहाँ लगाए हो क्या गूगल टैक्स, इससे हमारे यहाँ जो काम करने वाली डिजिटल कंपनियां फेसबुक, उनको नुकसान हो रहा है। तो ये सही नहीं है। अगर आप एक दूसरे के व्यापार को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें इस तरह के टैक्स से बचना होगा। तो इसीलिए भारत ने एक तरह से भारत ने कहीं ना कहीं इन OECD कंट्रियों से अपने संबंध को बेहतर बनाने के लिए ही इस गूगल टैक्स को खत्म कर दिया। क्योंकि भाई क्या हो रहा था, अमेरिका भी टैक्स लाद रहा था किस पे? हमारी वस्तुओं पे। तो उससे हमारी भाई, जैसे अगर हमने फेसबुक पे लगाया कौन सा टैक्स? गूगल टैक्स। तो फेसबुक के लिए तो भाई वो एडवर्टीजमेंट महंगा हो गया। तो भारतीय क्यों फेसबुक की हेल्प लेंगे? उनको पता है कि अगर हम फेसबुक में ऐड करने के लिए पैसा देंगे तो हमें टैक्स भरना पड़ेगा, तो क्यों ना हम चले इंडिया की कंपनी से ऐड करवा लें। तो इससे कहीं ना कहीं फेसबुक को नुकसान हुआ। और आप जानते हो फेसबुक कहाँ कंपनी है।
तो इसके बदले में अमेरिका ने भी भारतीय वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया था। तो इन्हीं सब के देखते हुए इसका भारत ने भी अभी 2024 के बजट में इस गूगल टैक्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये खत्म हो गया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, गूगल टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स था। समझ लो क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ही लग रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए टोबिन टैक्स क्या होता है, एंजल टैक्स क्या होता है और गूगल टैक्स क्या होता है। ये सारी बातें मैंने बता दी, ये आपके जानकारी के लिए। और प्लस ओईसीडी क्यों बताया? क्योंकि यही ओईसीडी कंट्रीज हैं जिनके वजह से भारत को अपने इस डिजिटल टैक्स को यानी गूगल टैक्स को खत्म करना पड़ा है। क्योंकि इस टैक्स का जो है ये सारे देश मिलकर विरोध कर रहे थे। ओईसीडी क्या है? ये लगभग 38 देशों का ग्रुप है जो आपस में मिल करके व्यापार को बढ़ावा देते हैं, और भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत का व्यापार इन ओईसीडी समूह में शामिल देशों के साथ होता है। ठीक है, तो थोड़ा आज का लेक्चर थोड़ा टफ है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अब आपके पास लॉजिक है। टोबिन टैक्स क्यों लगाया जाता है? ताकि हमारे भारत में आप आसानी से पैसे लगा करके भाग ना सकें। एंजल टैक्स क्या है? ये लाया गया था उनके लिए जो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते थे, अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करते थे। तो गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स लगा दिया। किस पर? उन पर जो इन बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेते थे। अगर आपने मुझसे पैसा लेके बिजनेस शुरू किया तो आपको एंजल टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस एंजल टैक्स को खत्म कर दिया। 2024 के बजट में 2 टैक्स खत्म हुए हैं, एंजल टैक्स और कौन से टैक्स? गूगल टैक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको हिम्मत रख के पढ़ना है, क्योंकि अब ये लेक्चर, ये टैक्सेशन का पार्ट खत्म होने की स्थिति में आ रहा है। तो थोड़ा सा लास्ट का है, तो सबके बारे में जानते रहिएगा। बहुत डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल करूं ताकि आप समझ जाएं। चलिए, अब हम लोग आते हैं किस पर? हाँ, अब एक टैक्स और है भैया, पिगुवियन टैक्स। हिंदी में लिख दूं? पिगुवियन टैक्स। ये टैक्स समझ जाओ, पिगुवियन टैक्स क्या होता है। टोबिन टैक्स समझ गए, अब पिगुवियन टैक्स समझो क्या लिखा है, समझिए। थोड़ा इसको पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। पिगु जो थे एक अर्थशास्त्री थे, पिगु इकोनॉमिक्स में इनका नाम है। तो उनके द्वारा दिया गया ये जो सुझाव था, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पिगुवियन टैक्स। देखो ये है क्या, समझ जाओ। ये टैक्स तब लगता है जब किसी आर्थिक क्रिया से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। समझो, आप जरा समझो इंग्लिश में। दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच क्रिएट नेगेटिव इंपैक्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस टैक्स ऑन इम्पोज्ड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच क्रिएट नेगेटिव इंपैक्ट। हिंदी में तो सब लिखा हुआ है। ये टैक्स उन आर्थिक क्रियाओं, ये टैक्स तब लगता है जब किसी आर्थिक क्रिया से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे कार्बन टैक्स। कौन सा टैक्स? कार्बन टैक्स। कहोगे सर इसका मतलब क्या है? समझो, जैसे अगर मैं कोयले का उत्पादन कर रहा हूं, तो आपको पता है कोयले के उत्पादन से क्या होता है? इन्वायरमेंट का जो है पोल्यूशन हो रहा है। या मैं कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं जिससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उस पोल्यूशन के लिए मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं पिगुवियन टैक्स। ये तब लगता है जब आपके किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो इस पिगुवियन टैक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कार्बन टैक्स। हाँ, भारत में 1 जुलाई 2010 से कार्बन टैक्स लागू हुआ था। यानी भारत में 1 जुलाई 2010 से कार्बन टैक्स लागू हुआ था। जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स टोबिन टैक्स का एग्जाम्पल है, वैसे ही कार्बन टैक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है? पिगुवियन टैक्स का एग्जाम्पल है। कार्बन टैक्स किसका एग्जाम्पल है? पिगुवियन टैक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब समझो ये कैसे लगता है। देखिए,
भारत में पहले कोयले पर 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से CO2 टैक्स लगता था। कार्बन टैक्स लगाकर CO2 के उत्सर्जन को कम किया जाता है। 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ भी कार्बन टैक्स लगाएगा। भारत का निर्यात महंगा होगा। थोड़ा समझो क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, समझिए। होता क्या है कि अगर आप कोयले का उत्पादन कर रहे हो तो आप पता है कोयले के प्रोडक्शन से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलेगा, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती है। जैसे समझो क्या था कि भारत में पहले कोयले पर 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से CO2 टैक्स लगता था। कि अगर आप, अब तो भाई इस समय का रेट मुझे नहीं पता और ना आपको रेट जानना, ये खाली समझाने के लिए है कि अगर आप कोयले का उत्पादन कर रहे हो तो उससे इन्वायरमेंट को नुकसान ही होगा, तो ठीक है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, डिमोटिवेट करने के लिए, ताकि आप कोयले जैसे चीज की उत्पादन को कम कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब माना यह जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से जो यूरोपीय यूनियन है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में यूरोपीय यूनियन में कितनी कंट्री हैं, है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूरोपीय यूनियन में कितनी कंट्री हैं, उसमें ब्रिटेन भी है कि नहीं, आप बताइएगा। तो सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्री मिल करके अब तय की हैं कि वो भी 1 जनवरी 2026 से कार्बन टैक्स लगाएंगी। अब समझो, अगर यूरोप के कंट्री कार्बन टैक्स लगाएंगे तो मतलब क्या, ऐसा हर वो प्रोडक्ट जिसके बनने से इकोनॉमी में कार्बन रिलीज हुआ है उन पर वो टैक्स लगा देंगे। थोड़ा दिमाग लगा, मैंने कहा ना इकोनॉमिक्स से भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे लेक्चर को सुनने के साथ साथ आपको अपना भी माइंड लगाना पड़ेगा। एकदम फ्लैट तरीके से आप नहीं समझ पाओगे। हाँ, अपने दिमाग को लगाई समझिए। जैसे मान लो भारत में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री हैं या बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन होता है। अब यूरोपीय यूनियन, उसमें तमाम कंट्री हैं यूरोप की, अगर वो सब कार्बन टैक्स लगा देंगी तो हमारी जो गुड्स हैं वो यूरोप में महंगी हो जाएंगी, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लगभग अब हर देश आने वाले समय में इस कार्बन टैक्स को लगाएगा। क्यों, मतलब ये उन वस्तुओं पर लगेगा जिनके उत्पादन से इन्वायरमेंट में कार्बन रिलीज हो रहा है। तो अगर यूरोपीय यूनियन कार्बन टैक्स लगाएगा तो हमारी वस्तुएं, जैसे मान लो ये मार्कर, अब इसको बनाने में कार्बन मान लो रिलीज हुआ, ठीक है, तो अब इस पर वो कार्बन टैक्स लगा देंगे। और जब लगाएंगे तो ये मार्कर अगर हम बेचने जाएंगे कहां पर, फ्रांस में या मान लीजिए स्पेन में, पुर्तगाल में, तो कार्बन टैक्स लगने की वजह से ये मार्कर और महंगा हो जाएगा। तो माना जा रहा है कि अगर यूरोपीय कंट्री कार्बन टैक्स लगा देंगी तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब आने में समय लगेगा। तो ये तो मैंने आपको हल्का सा एग्जाम्पल दिया। तो पिगुवियन टैक्स, तो पिगु नाम के एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने कहा था ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है उन पर अलग से टैक्स लगना चाहिए। तो जैसे कार्बन का उत्पादन कर रहे हो, कोयला बना रहे हैं, कोयले से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट कार्बन टैक्स लगा देगी। भैया इतना कोयला बनाए हो तो ठीक है, इस हिसाब से आप इतना टैक्स पे कर दो, ठीक है, ताकि कोयले के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए। या ऐसी कोई भी गुड्स, खाली कोयला एक एग्जांपल दिया है, ऐसी कोई भी गुड्स जिसके प्रोडक्शन से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कार्बन रिलीज हो रहा है, उस पर भी कार्बन टैक्स लग जाएगा। यानी अगर मुझे इसको बनाने में कार्बन रिलीज करना पड़ा, यानी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है तो उस पर कार्बन टैक्स लगेगा। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, नो डाउट, देश का विकास वृद्धि हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को आपने नुकसान पहुंचाया है, तो उस नुकसान के लिए कुछ भरपाई करो, कुछ टैक्स दो। तो पिगु ने सुझाव दिया था हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव पैदा होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, उस पर अलग से टैक्स लगना चाहिए। तो इस समय पिगुवियन टैक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कार्बन टैक्स। तो आज के लेक्चर में आपने थोड़ा कुछ टफ चीजें समझी हैं। टोबिन टैक्स क्या होता है, गूगल टैक्स क्या होता है, पिगुवियन टैक्स क्या होता है। टोबिन टैक्स का एग्जाम्पल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स,
एंजल टैक्स का समझ गए क्या होता है एंजल टैक्स? हाँ, और कार्बन टैक्स। और पिगुवियन टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? कार्बन टैक्स। तो आप देख लो एक बार इसको, ठीक है, पिगुवियन टैक्स है, ठीक है। तो आप ये समझ गए। थोड़ा सा मैं इसको हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। देखिए ये सारी बातें बोर्ड पर मैंने बताई हैं, ठीक है। अब अगला जो लेक्चर होगा वो अंतिम लेक्चर होगा, वो जीएसटी और वैट होगा। अब ये सारे टैक्स खत्म हो गए, आपने सफलतापूर्वक टैक्स के टैक्सेशन के 6 लेक्चर देख लिए। अब अगला लेक्चर होगा 7वां लेक्चर, जो कि अंतिम होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसी तरह हमारे लेक्चर को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब मैं देखिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैं लेवल नहीं दिख रहा हूं, मैं आपको हर चीज़ समझा दे रहा हूं। तो मैं ये सोच के बता रहा हूं कि अब हमारे जो स्टूडेंट हैं या और भी बाहरी लोग जो इसको देख रहे हैं वो अपने लेवल को बढ़ाएं, क्योंकि देखिए किसी एक ही वैकेंसी के पीछे भागना इस समय सही नहीं रह गया है। आप अपने लेवल को बढ़ाइए ताकि आप अन्य एग्जाम के भी लायक बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 नाव की सवारी कीजिए, लेकिन आप अपने लेवल को दिन पर दिन बढ़ाइए ताकि आप कुछ और भी एग्जाम दे सकें, जैसे CDS हो, CAPF हो, इन सब को भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं GS ये सबके लिए है। हाँ, बाकी अगर आपका टारगेट SSC तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें सारी बातें बता रहा हूँ। तो ये जो मेरा लेक्चर है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले के लिए है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा बहुत कठिन लगा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या क्लास में आकर के पूछ लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, ये एक बार में समझ में नहीं आता है, तो इसको समझने के साथ साथ आपको अपना भी दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो अब तक जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है उस तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आगे बढ़ते रहें और आपको इस तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट और दें, ठीक है। तो क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें यहाँ खड़ा रखता है, हमें यहाँ बनाए रखता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।